आजकल की दुनिया में ना हाँ कहना बहुत आसान हो गया है और ना कहना शायद सबसे मुश्किल। हर तरफ से मौके आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे इनविटेशंस हैं, मतलब करने के लिए 100 नई चीजें हैं। पर कभी-कभी लगता है कि क्या हमारे ज्यादातर तनाव की जड़ यही तो नहीं, ये लगातार हाँ कहने की आदत। ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल की गहराई में डेरेक सिवियर्स की किताब हेल ये है और नो जाती है। राइट। आज हमारे पास इसी किताब के कुछ अंश और नोट्स हैं और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक सोच समझकर कहा गया नो हमारी जिंदगी में कैसे एक जबरदस्त क्लैरिटी ला सकता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सिवेयर्स के सबसे मशहूर आइडिया से, वो जो कहते हैं अगर कोई चीज हेल ये नहीं है तो वो नो है। हाँ, सुनने में ये बड़ा कैची लगता है, बड़ा एम्पावरिंग भी लगता है, पर क्या ये असल जिंदगी में प्रैक्टिकल है? मेरा मतलब है कभी-कभी हमें ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो हेल ये नहीं होती, बस करनी पड़ती हैं। हाँ, बस करनी पड़ती हैं, जैसे कोई जॉब जो बस बिल भर रही हो। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और यहीं पर ना इस नियम की गहराई समझ में आती है। सिवियर्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। अच्छा। इसका असली मकसद है आपको अपने सबसे बड़े लक्ष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करना। ये नियम आप कह सकते हैं एक फिल्टर की तरह काम करता है। फिल्टर कैसे? वो कहते हैं कि सबसे पहले ये तय करो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। क्या तुम्हारा मकसद पैसा कमाना है या फेमस होना है या फिर कुछ नया सीखना है। अच्छा, तो मतलब पहले अपना क्यों क्लियर करो। सिवियर्स उसका एक लॉस एंजलिस का उदाहरण देते हैं जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। बताइए। उन्होंने देखा कि वहां जो लोग सच में अमीर थे वो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, मतलब काफी लो प्रोफाइल थे। राइट। और जो लोग फेमस थे वे अक्सर उतने अमीर नहीं थे, वो एक ही समय में दोनों चीजें पाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली। और ये ही क्लैरिटी है। जब आपको पता है कि आपका मेन गोल पैसा कमाना है तो आप उन मौकों को आसानी से ना कह सकते हैं जो आपको फेमस तो बना देंगे लेकिन फाइनेंशियली उतने रिवॉर्डिंग नहीं होंगे। और अगर गोल सीखना है तो शायद आप कम पैसों वाली इंटर्नशिप के लिए भी हेलिया कहेंगे। ये नियम आपको अपने ही बनाए हुए रास्ते पर टिकाए रखता है और उस अंदरूनी खींचतान को कम करता है जहां हमारा दिल कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और। ये तो हुई अंदर की बात, मतलब खुद के लिए क्लैरिटी लाने की। लेकिन जब आप अपने रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो बाहर से भी तो बहुत दबाव आता है। लोग क्या कहेंगे, आलोचना होगी, जैसे अरे इतनी अच्छी खासी नौकरी क्यों छोड़ दी, या तुम पार्टियों में क्यों नहीं आते। सिवेयर्स इस बारे में क्या कहते हैं? इसके लिए सिवियर्स एक बहुत ही शक्तिशाली विचार देते हैं। क्या? द पब्लिक यू इज नॉट यू। सार्वजनिक आप नहीं है। हाँ, उन्हें खुद इसका अनुभव हुआ जब उन्होंने अपने ब्लॉग पर कुछ लिखा और उस पर बहुत तीखी आलोचना हुई। शुरू में उन्हें बहुत बुरा लगा, ऐसा लगा जैसे लोग उन पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत रिलेटेबल है। आज के सोशल मीडिया के दौर में तो ये रोज होता है, हर कोई अपनी राय दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर सिवियर्स को एहसास हुआ कि लोग उन पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। तो किस पे दे रहे थे? वे तो उनकी बनाई हुई एक छवि पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। वो छवि जो उनके ब्लॉग पोस्ट से, उनके काम से बनी थी। ये समझना एक तरह का मानसिक कवच है। एक मेंटल शील्ड जैसा। हाँ, ये आपको प्रयोग करने और बिना डरे अपनी बात रखने की आजादी देता है, क्योंकि आपको पता है कि आलोचना आपके काम पर है, आपके वजूद पर नहीं। आपका काम आपकी पूरी पहचान नहीं है, बस उसका एक छोटा सा हिस्सा है। वाह, ये तो एक गेम चेंजर माइंडसेट है। मतलब अगर कोई कहे कि तुम्हारा ये आइडिया बकवास है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम बकवास हो। बिल्कुल। इससे तो रिस्क लेने का डर ही लगभग खत्म ही हो जाता है। हाँ, और ये रूढ़ियों को तोड़ने पर भी लागू होता है। मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योर है जिसका मकसद पैसा कमाना है ही नहीं, बल्कि समाज में कोई बदलाव लाना है। ओके। ज्यादातर लोग उसे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी नजर में तो बिजनेस का मतलब ही पैसा होता है। सिवर्स कहते हैं आप चाहे जो भी चुने, आलोचक तो हमेशा रहेंगे। तो दूसरों की समझ के हिसाब से खुद को बदलने की बजाय अपने चुनाव पर टिके रहना ज्यादा जरूरी है। सही बात है। अच्छा, इस विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम अक्सर बाहरी आलोचना की बात करते हैं, लेकिन कई बार हम खुद अपने ही बनाए हुए कल्चरल बॉक्स में बंद होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, सिवर्स की वो मछली को नहीं पता कि वो पानी में है वाली बात। हाँ, फिश डोंट नो देयर इन वाटर। ये एक ब्रिलियंट एनालॉजी है। हम सब अपने अपने सांस्कृतिक पानी में तैर रहे हैं। हमारा देश, हमारा शहर, हमारा परिवार, हमारा सोशल सर्कल। और इनकी कुछ नियम, कुछ मान्यताएं होती हैं जो हमें इतनी नॉर्मल लगती हैं कि हम उन पे कभी सवाल ही नहीं उठाते। हाँ। उन्होंने कैलिफोर्निया और सिंगापुर की संस्कृतियों की तुलना की थी।
कैलिफोर्निया में जहां रिस्क लेना और अपने दिल की सुनना एक हीरो वाली बात मानी जाती है, हाँ, वहीं सिंगापुर में सुरक्षा, स्थिरता और परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। दोनों में से कोई भी सही या गलत नहीं है, बस अलग अलग पानी है। और जब आप दूसरे पानी को देखते हैं तभी आपको अपने पानी का एहसास होता है। राइट। इससे आप अपने एनवायरनमेंट के अनदेखे प्रभावों को समझ पाते हैं। आप ये सवाल पूछना शुरू करते हैं, क्या मैं सच में ऐसा सोचता हूँ या मुझसे ऐसा सोचवाया गया है? ये सेल्फ अवेयरनेस की तरफ पहला कदम है। और ये सिर्फ संस्कृति पर ही लागू नहीं होता, हमारे पर्सनल नजरिए पर भी होता है। मुझे सेवियर्स का वो उदाहरण बहुत मजेदार लगा कि कैसे उन्हें पहले टॉम वेट्स का संगीत बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ, उन्हें वो आवाज कर्कश लगती थी, ही जैसे उन्हें वेटलिफ्टिंग बेवकूफ़ी लगती थी। लेकिन जब उन्होंने उसके पीछे का विज्ञान समझा तो वो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। तो यहाँ सीखने वाली बात क्या है? बात यह है कि हमें अपनी पुरानी पसंद नापसंद को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बना लेना चाहिए। ये सोचना कि मैं तो ऐसा ही हूं या मुझे ये चीज पसंद नहीं, ये ग्रोथ को रोक देता है। विकास के लिए नई चीजें सीखने से ज्यादा जरूरी है पुरानी धारणाओं को छोड़ना, जिसे सिवर्स अनलर्निंग कहते हैं। अनलर्निंग, ओके। तो हमने अब तक बात की कि अपने लिए क्लैरिटी कैसे लाएं, बाहरी दबाव से कैसे निपटें और अपने नजरिए को कैसे बदलें। ये सब बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन डे टू डे लाइफ में जब मोटिवेशन कम हो और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा, तब क्या करें? सिवर्स इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियां भी बताते हैं। मुझे उनकी पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चलाने वाली कहानी बहुत पसंद आई। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। वो एक घुमावदार पहाड़ी सड़क पर धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे और अपनी ड्राइव एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उनके पीछे एक गाड़ी आ गई जो बहुत जल्दी में थी और बार बार हॉर्न बजा रही थी। सिवर्स को तनाव होने लगा, उनकी शांति भंग हो गई। हम सबके साथ ऐसा होता है, किसी और की अर्जेंसी हमारा स्ट्रेस बन जाती है। तो उन्होंने एक बहुत छोटा सा लेकिन जीनियस काम किया। क्या किया? उन्होंने अपना पीछे देखने वाला शीशा यानी रियर व्यू मिरर थोड़ा ऊपर की तरफ झुका दिया ताकि उन्हें पीछे की गाड़ी दिखे ही नहीं। अरे वाह! बस, और अचानक सारा तनाव गायब हो गया। वो वापस अपनी ड्राइव को एंजॉय करने लगे। ये सिर्फ गाड़ी चलाने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम अपनी जिंदगी में किन चीजों को अपनी अटेंशन देने देते हैं। कमाल की बात है। मेरा फोन मेरा रियर व्यू मिरर है जिसे मुझे बार बार ऊपर झुका देना चाहिए। वो नोटिफिकेशंस, वो अर्जेंट ईमेल्स, वो पीछे वाली गाड़ी की तरह है जो हमारी रफ्तार और हमारा मूड तय करने की कोशिश करती है। बिल्कुल। अपने माहौल में छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने फोकस और अपनी मेंटल पीस को बचा सकते हैं। ये प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव होने की बजाय। इसी से जुड़ी एक और कहानी है सांता मोनिका में उनकी बाइक राइड की। ये तो और भी पावरफुल है। वो बताते हैं कि पहले वो रोज 10 मील की बाइक राइड पर बहुत तेजी से जाते थे, पसीने में लथपथ हाफते हुए, एक प्रॉपर वर्कआउट की तरह। हाँ, जिसे हम हसल कल्चर कहते हैं, नो पेन नो गेन वाला माइंडसेट। फिर एक दिन उन्होंने सोचा, आज आराम से चलाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो वो बिल्कुल आराम से नज़ारे देखते हुए गए। जब उन्होंने अपना टाइम देखा तो उन्हें लगा था कि कम से कम 15-20 मिनट ज्यादा लगे होंगे। हाँ। लेकिन फर्क सिर्फ 2 मिनट का था। सिर्फ 2 मिनट। उन्हें 96% नतीजे मिले, लेकिन तनाव और थकान लगभग शून्य थी। ये तो एक आहा मोमेंट था। बिल्कुल। इससे ये समझ आया कि जिसे हम कड़ी मेहनत या हसल समझ रहे होते हैं, वो असल में ज्यादातर फालतू का स्ट्रेस होता है। हम अक्सर व्यस्त होने को प्रोडक्टिव होने से कंफ्यूज कर लेते हैं। ये बात तो बिजनेस, पढ़ाई, क्रिएटिव वर्क हर जगह लागू होती है। शायद हमें अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना सीखना होगा, ना कि बस उसे बर्बाद करना। सही कहा। और एनर्जी बचाने का एक और तरीका सिवर्स बताते हैं, एकांत यानी सॉलिट्यूड। वो कहते हैं कि उनके जीवन के सबसे अच्छे विचार और सबसे क्रिएटिव पल तभी आए जब वे दुनिया से डिस्कनेक्ट थे, अकेले थे। वो कहते हैं, साइलेंस इज अ ग्रेट कैनवस फॉर योर थॉट्स। जब आप लगातार बाहरी शोर से घिरे रहते हैं तो आपके अंदर के सिग्नल सुनाई नहीं देते। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने बहुत कुछ सीखा। एक शक्तिशाली नहीं की कीमत जो हमें अपने असल लक्ष्य पर फोकस करने में मदद करता है। अपनी पब्लिक इमेज को खुद से अलग रखने का मानसिक कवच, ताकि हम आलोचना से डरे नहीं। राइट। अपने कल्चरल पानी के बारे में जागरूक होना और एक्टिवली अपने नजरिए को बदलने के लिए तैयार रहना। और आखिर में स्ट्रेस को एफर्ट से अलग करना।
अंत में ये सारे विचार एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। सीवर्स का एक और विचार है जो इन सबको जोड़ता है। वो कहते हैं कि लक्ष्य भविष्य के लिए नहीं होते, वो वर्तमान को आकार देने के लिए होते हैं। ये बहुत गहरी बात है। एक अच्छा लक्ष्य वो है जो आपको आज अभी कुछ करने के लिए इंस्पायर करें, ना कि वो जो किसी दिन हासिल होगा। वो आपके डेली एक्शंस को गाइड करता है। मतलब लक्ष्य एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक कंपस है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं जो सिविस की किताब का सार भी है। वो कहते हैं ऑब्वियस टू यू, अमेजिंग टू अदर्स। यानी जो चीज आपको बहुत सामान्य लगती है, हो सकता है वो दूसरों के लिए अद्भुत हो। तो सोचने वाली बात यह है, हमारी जिंदगी में, हमारी नॉलेज में, हमारे अनुभव में ऐसी कौन सी बात है जो हमें इतनी ऑब्वियस लगती है कि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हो सकता है कि वही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट हो जो दूसरों के साथ साझा करने के लिए सबसे मूल्यवान चीज हो।